मैं यतीम खाने से जवान कवारी लड़कियां लाता, इनको टीके लगा लगा कर जवान करके दुबई और सऊदी अरब में फरोख्त कर देता। जब एक दिन एक बच्ची को देखकर मेरा दिल बहल गया। मैं इस बच्ची को अपने बिस्तर पर सुलाया और रात के 2 बजे मैं खुद पर काबू ना पा सका और इस बच्ची ने सारी रात अपने दोनों सऊदी अरब से हमारे ख़रीदारों ने बहुत सी कमज़ोर लड़कियों का मुतालबा किया। हमें यतीम खाने से कुछ लड़कियां मज़ीद ख़रीदनी होंगी। मेरे एक साथी ने मुझे आकर बताया। मैं सोच में गुम हुआ। मैंने पिछले चंद लड़कियां खरीदी थी। इन लड़कियों को रोज़ाना इंजेक्शन लगा रहा था। नहायत हल्की मिकदार में इन लड़कियों को रोज़ाना नशे का इंजेक्शन लगवा कर मैं इन्हें जवान होने तक इतना आदी कर देता कि वो मेरे इशारे पर नाचती थी। एक ताबीदार हसीन लड़की को फिर मैं अरबी के हवाले कर देता और करोड़ों कमा लेता था। अब भी मेरे साथी ने मुझे बताया कि मैं अपने पास पहले से मौजूद लड़कियों की गिनती की। मुझसे 15 लड़कियों का मुतालबा किया गया था, जबकि मेरे पास बमुश्किल 12 लड़कियां थीं। मैं परेशान हो गया। अगले रोज़ मैं यतीम खाने पहुंच गया। इस यतीम खाने का निगरान जान पहचान का था। वो अंदर से चंद कमसुन बच्चियों को पैसे लेकर गायब करवा देता और इनका रिकॉर्ड भी मिटा देता था। इसीलिए मुझे कभी परेशानी नहीं हुई। मुझे देखकर यतीम खाने का निगरान खुशी से खड़ा हो गया। मेरी सूरत में इसे फिर से लाखों रुपए नज़र आ रहे थे। मैंने इसे साफ रंगत की खूबसूरत कमसुन बच्चियों का मुतालबा किया तो वो बोला कि मैं आपका ही मुंतज़िर था। पिछले 1-2 साल से जो बच्चियां बहुत छोटी लगती थी अब वो जवान लगने लगी हैं और एक बच्ची तो हफ्ता भर पहले ही मेरे पास पहुंची है। गज़ब की हसीन है। इसे देखकर आप यकीनन खुश हो जाएंगे। इसकी बात पर मैंने इत्मीनान से सर हिलाया। मैं बजाते खुद कभी लड़कियों को देखने या अपने साथ ले जाने का तकल्लुफ़ नहीं करता था। बात तय करके मैं अपने साथी को लड़कियां लाने का कहता। खुद यतीम खाने से निकल गया। मैं इस काम में माहिर था। वो लड़कियों की खूबसूरती और जिस्मानी सेहत का अच्छे से जायज़ा लेकर ही इन्हें हमारे मखसूस ठिकाने पर लाता था। इस रोज़ तो मैं बात करके दूसरे शहर चला गया। मेरी कुछ दूसरी मसरूफियात थी। लोगों को दिखाने के लिए मैंने एक फैक्ट्री का दफ्तर बनाया हुआ था। 2-3 दिन बाद मैं लौटता था। मेरे साथी ने मुझे बताया कि वो लड़कियां अड्डे पर ले आया था। इन लड़कियों को भी वही मखसूस खुराक दी जा रही थी जो इन्हें सेहतमंद रखती थी और इनकी खूबसूरती को उभारती थी। इंजेक्शन भी लगाए जा रहे थे। मैं मुतमईन हो गया। इस बार मैं इन यतीम लड़कियों में एक निहायत खूबसूरत लड़की देखी है जो तुम देखोगे तो तुम्हारा दिल रुक जाएगा। मेरे साथी ने अचानक अजीब लहजे में कहा तो मैंने चौंक कर इसे देखा। इससे पहले निगरान ने भी यही बात की थी। अब वो भी बोल रहा था। मैं बेजारी से सर चटक गया। फिर वो बोला एक बार देख लो, बाद में फिर तुम पछताओगे कि हीरा हाथ से निकल गया। वो जानता था मैं हर बार यतीम खाने से लाने वाली लड़कियों को बेचने से पहले एक बार खुद देखता था। अगर कोई लड़की मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती तो मैं इसे खुद भी इस्तेमाल कर लेता। वैसे तो मुझे कुमारी लड़कियों के ज़्यादा पैसे मिलते थे, मगर इस्तेमाल की हुई लड़की भी अच्छे खासे पैसे दे जाती थी। मैं हुस्न का दीवाना था। मैंने ज़िंदगी में एक बार एक लड़की से मोहब्बत की थी, मगर इस लड़की ने मुझे अय्याश और बदकिरदार कहकर ठुकरा दिया था। इस रोज़ के बाद मैं बदकार बन गया था। मैं यतीम खाने में लाई लड़कियों के जवान होने पर जो भी लड़की बेहद हसीन लगती से खुद इस्तेमाल करता। ये मेरे पास गुनाह करने की एक झूठी दलील थी, मगर मेरे दिमाग में यही था कि इस लड़की के ठुकराने का बदला मैं हर हसीन लड़की से ले रहा था। इस वक्त भी अपने साथी की बात सुनकर मैं सोच में मुब्तला हुआ। फिर इससे कहा कि ठीक है, मैं वो गुहरे नायाब ज़रूर देखना चाहूँगा जिसके बारे में सब बार बार बात कर रही हैं। वो खुश हो गया। जब मैं इसके पास अपने खुफिया अड्डे पे पहुंचा तो इसकी दिखाई लड़की को देखकर मैं वाकई ठिठक गया था, मगर मेरे ठिठकने की एक वजह यह भी थी कि वो कमसुन लड़की जो मुश्किल 12 बरस की थी, इसकी शक्ल बिल्कुल इसी लड़की जैसी थी जिससे मुझे पहली बार 10 साल पहले मोहब्बत हुई थी। वो बच्ची हूबहू वैसी थी। मैंने सुना था कि हर इंसान की 7 शक्लें इस दुनिया में मौजूद हैं। मुझे लगा कि मेरी पहली मोहब्बत की दूसरी शक्ल इस वक्त मेरे सामने थी। मैं भी तो इसके हुस्न पर हसीन चेहरे का ही दीवाना हुआ था। मैं इस लड़की को ज़्यादा नहीं जानता था। इसके हुस्न की वजह से मैं इसको हासिल करने के लिए पागल होता रहा था और अब सामने वही चेहरा मौजूद था। वो बच्ची सहमी हुई मुझे देख रही थी। मैंने आगे बढ़कर इस कमसुन बच्ची का बाजू दबोचा और इसे अपने साथ बाहर ले आया। वो खौफजदा सी मुझे देख रही थी, मगर इसने कोई शोर नहीं किया। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, इसे देखते ही तुम दीवाने हो जाओगे। बहुत खूबसूरत बच्ची है, ना जाने जवान होकर क्या कसब ढाएगी। मेरा साथी मुझे देखकर ऐसे फ़ख्र से बोल रहा था जैसे इसमें इसी का कोई कमाल हो। मैंने सर झटक कर इससे कहा कि दोबारा इस लड़की की तरफ मत देखना। मैं इसे अपने
साथ ले जा रहा हूँ, आज से ये मेरे पास रहेगी और इसे मेरे अलावा कोई हाथ नहीं लगाएगा। मेरे अल्फाज पर मेरा साथी हैरत से मुंह खोले में मुझे देखता रहा। खूबसूरत लड़कियों पर मैं हक ज़रूर जताता था, मगर मैंने कभी ऐसी बात नहीं की थी, बल्कि ख़ुद इस्तेमाल करने के बाद मैं अपने दोस्तों को भी वो लड़कियां सौंप दिया करता था। मगर इस वक्त मेरी संजीदा चेहरे को देखते हुए मेरे साथी खामोश हो गया। मैं इस बच्ची को अपने घर ले गया और वो तमाम वक्त बिल्कुल खामोश सहमी हुई सी मुझे हैरत से देखती रही। इसने शोर मचाने या चीखने की कोशिश भी नहीं की थी। मेरे घर में कोई दूसरा फ़र्द नहीं रहता था। घर वालों से अरसा हुआ था ताल्लुक़ ख़त्म हो चुका था। मेरे चंद दोस्त अक्सर मेरे घर डेरे डाले रखते थे और एक 40 बरस की जवान औरत मेरे घर मुलाजमा थी। वो औरत मेरी बहुत वफादार मुलाजमा थी और पिछले 10 साल से मेरे साथ रह रही थी। वो बेवा थी और इसका आगे पीछे कोई ना था। ज़माने की ठोकरों की जद में आई तो मैंने इसे अपने पास काम पर रख लिया। वो ऐसी एहसानमंद हुई कि मेरे हर अच्छे बुरे काम की गवाह थी, मगर इसने मुझे बुरा या गलत कहने की हिम्मत नहीं की थी। मैं इस बच्ची को घर ले गया तो वो औरत भी ठिठक गई थी। पहली बार मैं इस औरत के अलावा किसी को घर लाया था। इसकी हैरत पर मैंने इसे कहा, इसे अच्छा सा खाना तैयार करो, मैं चाहता हूँ कि मेरे मेहमान के लिए निहायत बेहतरीन दावत का इंतज़ाम किया जाए। मेरे अल्फाज पर औरत की हैरत मज़ीद बढ़ गई, जबकि मैं चमकती आंखों से इस बच्ची को देख रहा था। ये बच्ची आज से मेरे पास रहेगी। इसके जवान होने तक का मैं इंतज़ार करूँगा। जब वक्त आया तो मैं इससे निकाह कर लूँगा। इसकी फ़िक्र मत करो, मेरी गैर मौजूदगी में तुमने इसका बहुत ख्याल रखना है। मैंने इस औरत को हिदायत दी तो वो बेसाख्ता देखती रही, चूँकि इस बच्ची को देखने लगी, जबकि बच्ची सहमी हुई ना समझी से यहाँ वहाँ देख रही थी। इस वक्त इसकी होश इतने उड़े हुए थे कि मेरी बात भी समझ नहीं पा रही थी। औरत ने इसके खाने पीने का इंतज़ाम किया। मैं इसके लिए बेहतरीन लिबास मंगवाया। मैं खुद को अंदर से मुर्दा तसव्वुर कर चुका था, मगर इतने अरसे बाद पहली बार मैं किसी के आने पर इतना खुश हो रहा था। इस औरत ने बच्ची को नहला धुलाकर नया लिबास पहना दिया था। रात का खाना खाते हुए मैं बार बार इस बच्ची को देख रहा था। इसे देखते हुए मेरी नज़रों के सामने वही चेहरा घूम रहा था जिसके इश्क में मैं मुब्तला इतना अरसा पागलपन का शिकार रहा। मैंने सर झटका तमस्खुर से मुस्कुराया। किसी ने सच ही कहा है कि इंसान पर दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती। अगर मैं इस चेहरे और इस हुस्न का दीवाना हुआ था तो मुझे वही चेहरा इतने अरसे बाद वापस मिल गया था। मैं इस बच्ची को अपने शिकंजे से आज़ाद नहीं करने वाला था। अजीब सी बात थी, मैं कमज़ोर लड़कियों की खरीदो फरोख्त करने वाला 30 साल का बेज़मीर मुर्दा एक कमज़ोर बच्ची के बारे में ये सब सोच रहा था। रात हुई तो मेरे दोस्त मेरे घर आन टपके। मेरे साथी ने यकीनन इनको भी इस हसीन बच्ची की इत्तला दे दी थी। मैं जानता था वो अयाश मर्द सिर्फ अपनी हवस पूरी करने आए थे, क्योंकि मेरी भेजी हुई लड़की इनको मुफ्त में मिलती थी। वो कहने लगे, यार हम वही हीरा देखने आए हैं जिसके हुस्न के तुम इतने गर्विदा हो के पहली बार किसी को घर ले आए हो, वरना तुम्हारी कैद में आने वाली हर लड़की तुम्हारे अड्डे से निकल कर सीधा एयरपोर्ट जाती रही है। मैंने नागवारी से इन सब को देखा, हालांकि वो ऐसी बातें हर लड़की पर करते थे। मैंने पहले कभी बुरा नहीं माना था, मगर अब इस बच्ची के लिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरे दोस्त इस बेबाकी और बेतकल्लुफ़ी से तबसरे करें। ये अंदाज़ा नहीं था कि एक जवान लड़की के बजाय बच्ची घर लाया था। वो लड़की नहीं बच्ची है और बकाऊ नहीं है, ना ही इससे मेरे अलावा कोई हाथ लौटाए गए। अपने ये शौक यहाँ से चले जाओ, मैंने संजीदगी से कहा तो मेरे दोस्त खटक कर मुझे देखने लगे। लगता है वो बच्ची कुछ ज़्यादा हसीन है, इसे देखने के बाद तो तुम अपनी दोस्ती ही भूल गए हो, एक दोस्त ने तंजिया लहजे में कहा। तो मैंने बेजारी से इसे देखा। मैं लड़कियों पे रुपया पैसा खर्च करता हूँ, अपना वक्त बर्बाद करता हूँ। अगर मैं कभी मुफ्त में तुम सबको मज़े लेने देता हूँ तो इसका मतलब ही कि तुम हर लड़की पे हक जताने बैठ जाओ। मेरे अल्फाज ने मेरे दोस्तों को हैरान कर दिया। आज के बाद अगर कोई खूबसूरत लड़की हुई और मैंने इसे इस्तेमाल किया तो मैं ज़रूर तुम लोगों को दूंगा, मगर इस बच्ची के बारे में सोचना भी मत। इसे जवान होने तक मैं अपने पास रखूँगा और ये सिर्फ मेरी होगी। ये दो अल्फाज पर वो इत्मीनान से सर हिलाकर कहने लगे, न हो, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो ऐसा ही होगा। मैं तुमसे बढ़कर अपनी तस्कीन अजीज़ नहीं, इसलिए अपना मूड अच्छा करो। मेरे दोस्त मुझे मनाने लगे और बातें करने। मैं भी कुछ देर में सब भूल गया, मगर इसी वक्त औरत इस बच्ची को लिए मेरे पास आ गई। कहने लगी, मैं इस बच्ची के रहने का इंतज़ाम कहाँ करूँ? मैंने इसके लिए कोई कमरा सेट नहीं किया क्योंकि तुमने मुझे कुछ बताया नहीं था। वो औरत मुझसे सवाल कर रही थी, जबकि मैंने बेचैनी से पहलू बदला। इस बच्ची को मेरे दोस्तों के सामने ले आई थी। मेरे दोस्त को देख रहे थे। इसका दूधिया शफाफ रंग इस वक्त दमक रहा था। बदकारी के शौकीन मर्दों को उम्र से फ़र्क नहीं पड़ता।
میرے عیاش دوست بھی نہیں پا رہے تھے۔ تم سب نے واپس جانا ہے تو چلے جاؤ، میں اب کسی کام سے باہر جا رہا ہوں۔ میں نے دوستوں کو ٹالنے کے لیے کہا تو مزید پھیل کر بیٹھ گئے۔ ہمارے پاس ہی رکنے کے لیے آئے تھے، وہ یکدم ارادہ بدل چکے تھے۔ میں کھٹک گیا۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ اس بچی کو دیکھنے کے بعد ان کی نیت میں فتور آ۔ تم یہاں کیوں رکنا چاہتے ہو جبکہ میں یہاں پر نہیں ہوں گا؟ شاید میں پوری رات کام کے سلسلے میں باہر رہوں۔ میں نے ابرو چڑھا کر اپنے دوست پس پڑے۔ ایسا پہلی بار تو نہیں ہو رہا تھا، تم اس گھر میں ہو یا نہیں؟ ہم پہلے بھی یہاں پر اکثر راتیں گزارتے ہیں، تمہیں اب کیا مسئلہ ہونے؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ بچی کو دیکھ کر بولا، شاید اس بچی کے آنے کے بعد تمہیں اپنے دوستوں پر اعتبار نہیں رہا۔ بولا، تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ یہ جب تک یہاں رہے گی تب تک ہمارا یہاں داخلہ منع ہے؟ اپنے دوست کے سوال پر میں نے کہا، یہ بچی اب ساری عمر یہاں رہے گی اور تم ایسے ہی سمجھ، اب یہ گھر خالی نہیں ہے، اس لیے تم لوگوں کو یہاں رہنے کی اب میں اجازت نہیں دوں گا۔ اپنے دوستوں کو صاف الفاظ میں بولتے ہوئے میں نے اس عورت کو دیکھا۔ اس بچی کو میرے کمرے میں لے جاؤ، وہیں رہے گی، میں اسے اپنے ساتھ سلاؤں گا۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا میں جتنا بھی اپنے دوستوں کو وہاں سے بھیجنے کی کوشش کروں وہ آج رات وہاں سے ہلنے والے نہیں۔ ان کی صحبت میں میں اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ گزار چکا تھا، انہیں میں بہت اچھے سے پہچان گیا تھا۔ میری طرح ان کے چہرے پر نظر ٹک گئی، اسے حاصل کر کے ہی رہتے تھے۔ میرے فیصلے سے میرے دوست لاپرواہی سے بیٹھے رہے، مگر وہ عورت پریشان ہو گئی۔ مجھے جھک کر کہنے لگی، اس بچی کو میں آج رات اپنے پاس سلاتی ہوں، کل سے اس کے لیے کمرہ تیار کر دوں گی۔ مجھے اس کا مشورہ دینا سخت برا لگا تھا۔ میں نے تم سے جو کہا ہے تم وہی کرو، یہ بچی میرے پاس رہے گی۔ میرے غصے کرنے پر وہ عورت گھبرا کر بولی، تم نشہ کرتے ہو؟ ایسا نہ ہو نشے میں اس بچی کے ساتھ کچھ غلط کر بیٹھو، ساری عمر کے پچھتاوے سے اچھا ہے تمہیں احتیاط سے کام لو۔ مجھ پر یقین رکھو، میں اس بچی کی حفاظت کروں گی۔ ملازمہ عورت نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ جب سے وہ میرے گھر آئی تھی پہلی بار ایسا ہوا تھا، وہ میرے فیصلہ ماننے کے بجائے مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ وہ بھی ایک عورت تھی، اس معاملے کی نزاکت کو خوب سمجھتی تھی، مگر میں اس کی یہ بات نہیں مان سکتا تھا۔ میرے دوست اطمینان سے میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اپنے دوستوں کی موجودگی میں اس بچی کو الگ کمرے میں ہرگز نہیں سلا سکتا تھا۔ میری سختی کرنے پر وہ عورت خاموشی سے میں کچھ دیر دوستوں کے پاس بیٹھا رہا، مطمئن تھا میری موجودگی میں کسی کی ہمت نہیں کہ اس بچی کو ہاتھ لگاتا۔ مجھے غرور تھا اس کی حفاظت کر سکتا ہوں۔ کچھ دیر بعد کے ساتھ محفل سے سجائے بیٹھا تھا، مجھے اپنے دوستوں کا اطمینان بار بار ٹھٹکا رہا تھا۔ ان کے شیطانی دماغ سے میں خوب واقف، وہ کوئی چال چلنے کے انتظار میں تھے۔ جب میں بھی محتاط ہوا تھا، انہوں نے مجھے اپنے ساتھ حرام مشروب پینے کی دعوت دی تو میں نے بس ایک گلاس پیا اور معذرت کر لی۔ میں اس معاملے میں محتاط رہا، ایک گلاس سے مجھ پر کبھی نشہ سوار نہیں ہوا تھا، مگر تین سے چار گلاس پینے کے بعد میں ہوش کھو دیتا تھا۔ میں نے گلاس کو دوبارہ مشروب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ رات کے 1 بجے تک میں اپنے دوستوں میں بیٹھا رہا، اس کے بعد میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے کنڈی لگائی اور بچی کو اپنے ساتھ بستر پر سلا کر مطمئن ہو گیا۔ میں بھول گیا تھا کہ جب ایک بار مرد پر شیطان حاوی ہوتا ہے تو کسی پابندی یا سختی کو نہیں مانتا، نہ ہی دماغ میں کوئی عزت احترام باقی رہتا ہے۔ میرا اس معاملے میں تجربہ ہو چکا تھا۔ میں نے سگے اور محرم رشتوں کو بھی اب اس دماغی پر سوار ہونے کے بعد سب بھلاتے دیکھا تھا۔ میں جانتا تھا عورت ذات کے معاملے میں اللہ نے مرد کو بہت کمزور بنایا ہے، مگر پھر بھی میں نے اس رات غلطی کر دی تھی۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد میں نے سونے کی کوشش کی، مگر مجھ پر عجیب بے چینی سوار تھی۔ میں کروٹیں بدلتا رہا، 2-3 مرتبہ کام والی کو کال کر کے سوال کیا، میرے دروازے کے باہر کوئی ہلچل محسوس ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ میرے دوستوں کی موجودگی میں وہ عورت اپنے کمرے میں اچھے سے بند ہو جایا کرتی تھی، مگر اس کمرے کی کھڑکی سے میرا کمرہ نہایت آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ میرے سوال کرنے پر وہ اٹھ کر اپنی کھڑکی سے جھانک کر مجھے بتاتی تھی کہ میرے کمرے کے دروازے کے باہر کوئی موجود نہیں۔ میرے دوست مہمان خانے میں سکون سے سو رہے تھے، مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آیا تھا، ایسے کیسے ممکن تھا؟ میرے دوست دیکھنے کے بعد پرسکون کیسے ہو سکتے؟ میں ان کی فطرت کو اچھے سے جانتا تھا۔ حسین لڑکی دیکھنے کے بعد جب تک ان کو لڑکی حاصل نہیں کر لیتے تھے کبھی چین سے نہیں بیٹھتے تھے، اور ان کا یہ میرے گھر میں اچانک رکنے کا مطلب ہی یہی تھا، وہ اس بچی کو بخشنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ میں ایسے مردوں کے ساتھ 10 سال سے رہ رہا تھا، مجھے کبھی ان کی ڈٹائی اور بے شرمی پر غصہ نہیں آیا تھا جتنا اس روز محسوس کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد مجھ پر غنودگی چھانے لگی اور میرا جسم شدید گرم ہونے لگا۔ میں بے چینی کا شکار ہو کر اٹھ کر باتھ روم میں بند ہو گیا اور خود کو ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑا کر کے ٹھنڈا ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ میرے وجود کی گرمی اچانک سے بڑھتی چلی جا رہی تھی، میں
मैं परेशान हो गया, मुझ पर अजीब सा नशा सवार था जो बजा मुझे समझ आ वो मेरे रूम के खड़े कर गई। मेरे दरवाजे के बाहर दस्तक हुई तो मैंने जल्दी से वाशरूम से निकल कमरा खाली था। इसी वक्त मेरे मोबाइल पर कॉल आने लगी। मैंने मोबाइल उठाया। मुलाजमा ने कहा, मेरे कमरे के आगे से अभी मेरा एक दोस्त गुजरा है मगर वो जा अपने कमरे में सो चुका है। वो मुझसे कहने लगी, तुम राजदारी से बच्ची को मेरे कमरे में भेजो, मैं कुंडी लगा कर रखूँगी। तुम्हारे दोस्तों ने अगर रात के किसी पहर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो इन्हें नाकामी का सामना होगा। मैं इसकी बात मानने को तैयार नहीं था। वो ज़िद करने लगी, बोलो ऐसा ना हो तुम्हारे होश होने से पहले ही कोई नुकसान हो जाए। मुझे अपनी मुलाजमा का बार बार मेरे मामलात में दखल देना शक में मुब्तला कर गया। इसने कभी मुझे इतना तंग नहीं किया था जितना इस रात वो कॉल पर कार करती मुझसे बच्चे को अपने कमरे में रखने की इजाज़त मांग रही थी। मैंने सख्ती से इनकार कर दिया और कॉल काट दी। मोबाइल एक तरफ फेंकते हुए मैंने बच्ची को देखा। मेरी अजीब सी कैफियत हो रही थी, मेरे होश उड़ने लगे। अपने वजूद की बेचैनी पर मैं सुकून से सोती बच्ची के साथ लेट गया। एकदम मेरे अंदर ख्वाहिश सर उठाने लगी कि मैं इसे छू कर देखूँ। मैंने अपनी ख्वाहिश पूरी करते हुए जब इस बच्चे को अपने करीब किया तो मेरे होश जवाब देने लगे। मुझे लगा मेरा दिमाग बिल्कुल साकिन हो गया है। मेरी हरकत पर बच्ची की आंख खुल गई। मेरी तरफ देख कर खौफजदा सी होकर खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगी, मगर मुझ पर इस वक्त हवस सवार हो चुकी थी। मैं इस बच्ची को अपने दोस्तों से बचाने की कोशिश में खुद इसे अपनी हवस का निशाना बनाने लगा। इस वक्त मेरे हाथ बिल्कुल काबू में नहीं थे। वो बच्ची खौफ से चीखने लगी, मुझसे रहम की भीख मांगने लगी, मगर मैंने ना इसकी कमसुनी का ख्याल किया और ना ही मुझे एहतियात याद रही। मैं पागलों की तरह इस मासूम बच्ची को नोचता रहा। मैं इसकी इज्जत तार तार कर दी। इसकी चीखें पूरे घर में गूंज रही थी। मेरे दरवाजे पर मुसलसल दस्तक होने लगी, मगर मैं ये सब महसूस करके भी होश में नहीं आ रहा था। कुछ देर गुजरी तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर का तूफान थम गया था। दरवाजे पर वक्फे से मुसलसल दस्तक होती रही। मैंने नींद बेहोशी में उठकर दरवाज़ा खोला और वापस जाकर बिस्तर पर गिर गया। इसके बाद मुझे कोई होश नहीं रहा। सुबह मेरी आँख खुली तो वो बच्ची कमरे से गायब थी। मैं बुरी तरह घबराया हुआ था। मुझे रात के मनाजिर याद आए तो मेरे होश उड़े। तब दोस्तों की चाल समझ आई। वो नशे कि गिलास में मुझे वो दवा दे चुके थे जो जिनसी तलब को जगाती है। इसके बाद इंसान कभी होश में नहीं रहता। जब पागलों की तरह उठकर कमरे से निकला तो सामने मेरी मुलाजमा खड़ी थी। इसके चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। मैं चौंक गया। वो घबरा कर बोली, मैंने तुम्हारे कमरे में बच्ची को तलाश किया, तुम्हारे कमरे का दरवाज़ा खुला था, वो बच्ची गायब है। मैंने जाकर जब मेहमान खाने में देखा तो तुम्हारे दोस्त भी वहाँ पर मौजूद नहीं थे। औरत की इस बात पर गुस्से से मेरी हालत ख़राब हो गई। हालांकि इन मर्दों ने कुछ अनोखा नहीं किया था, इन्हें सब तक लाया ही मैं था। हर बार जब मैं मासूम बच्चे की इज्जत तार तार करता था, इन्हें किसी खिलौने की तरह अपने दोस्तों के आगे फेंक देता था और जिन लड़कियों को जवान होते ही मैं अरबी शेखों को बेच देता था। मैंने कभी सोचने की कोशिश नहीं की कि इनका क्या अंजाम होता था। मेरी मुलाजमा परेशानी से कहने लगी, तुमने रात बच्ची के साथ क्या किया था? पूरे घर में इसकी चीखें गूंज रही थी। वो मासूम बच्ची रहम की भीख मांगती रही। मैंने इतनी मर्तबा दरवाज़ा बजाया था कि मैं इसे तुमसे महफूज कर सकूं, मगर तुमने दरवाज़ा नहीं खोला। औरत की बात पर मैं नादिम हो गया। वो औरत जो हमेशा मेरे सामने इज्जत से सर तनफ़ुर भरी नज़रों से देखने लगी, बोली, तुम अपनी ज़िंदगी में कभी किसी औरत को शामिल नहीं कर सकते क्योंकि तुम अब इंसान नहीं रहे। दरिंदों को कोई हदियात रोकती नहीं है। मैं तुमसे बार बार रात को बच्ची को मेरे हवाले कर दो कहती रही। मैं औरत हूँ, इसको कुछ ना करती, मैं इसे संभाल लेती, मगर तुम मर्द थे। तुम्हारे अंदर जब तलब ने सर उठाया तुमने हर हद भुला दी। औरत अफसोस करती रोने लगी। मैं पागलों की तरह अपने बाल नोचने लगा। मैं इसके लिए वाकई दिल में ठान चुका था कि मैं इसे कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगा। मेरी सारी ज़िंदगी में पहली बार मुझे किसी लड़की को शामिल करने का ख्याल आया था। एक अरसे बाद मुझे मौका मिला था कि मैं अपनी वीरान ज़िंदगी को खुशियों से भर लेता, मगर मैं खुद से बर्बाद कर बैठा था। मैंने जल्दी से अपना लिबास बदला, निकलते हुए अपने दोस्तों को कॉल मिलाई। किसी दोस्त ने भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैं पागल हो गया था। इस मामले में मैं पुलिस को भी शामिल नहीं कर सकता था क्योंकि इस बच्ची को गैर कानूनी तौर पर मैंने यतीम खाने से ख़रीदा था। मुझे सारी बात तफसील से बतानी पड़ती। नतीजतन मेरा वो गैर कानूनी कारोबार भी सामने आ जाता। मैं बदहवासी से अपने एक एक दोस्त के घर का दरवाज़ा बजा बजा कर इसके बारे में पूछने लगा, मगर हर घर से मुझे यही जवाब मिला कि मेरे दोस्त रात से घर नहीं आए। मैं पागल होने लगा, न जाने वो इस बच्ची को लेकर कहाँ जा चुके थे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इनके जो ठिकाने मैं जानता था वो खाली मिले थे। मैं 3 दिन भागता रहा, बच्ची ना मिली, ना दोस्तों ने दोबारा रब्ता किया।
चौथे रोज़ इस मुलाजमा औरत ने काम से फारिग होकर टीवी चलाया तो वो एक मीडिया वाले के सामने कोई औरत जारों कतार रोती जा रही थी, जबकि इसके साथ स्क्रीन पर जो बच्ची दिखाई जा रही थी वो हम दोनों को चौंका गई। वो वही बच्ची थी मेरे दोस्त उठाकर ले गए थे। टीवी पर मौजूद औरत कहने लगी, मेरी शौहर को बेटियां पसंद नहीं थी, मेरी 5 बेटियां हुई से इसने कहा कि अब बेटी हुई तो तलाक दे दूंगा, मेरी बेटी हुई तो मैंने छुपा दिया, शौहर से कहा मर गई है, शायद वो इस बच्ची की माँ थी। मैं बेसाख्ता मुतवज्जा हुआ। वो कहने लगी, मेरे घर में रुपए पैसे की फरावानी थी, 5 बेटियां ऐसे जी रही थी, अच्छे स्कूलों में पढ़ती थी, मगर सबसे छोटी बेटी को मैंने घर के एक स्टोर में बंद रखा था। इसे 3 वक्त का खाना देती थी, इससे स्टोर से कभी निकलने नहीं दिया। मैं इसे बोलने की ना इजाज़त देती थी, ना वो अच्छा लिबास पहन पाती थी, ना तालीम हासिल की। मैं मेरे बाप की बेटी थी, मगर बाप के घर में मुलाजमीन से बदतर हाल में पल रही थी। वो रोती हुई अपनी बेटी को सुमंदेरे स्टोर में बैठा देखती तो कलेजा मुँह खाता था। खुद को बचाने के लिए मैं इस मासूम की कुर्बानी दे रही थी। कभी कभी मैं स्टोर में जाती तो वो सहम कर रह जाती। इसे अकेले डर लगता था, सारी रात बुखार से जलती रहती, मगर मुझे मौका नहीं मिलता था जाकर देख सकूं, ना कभी दवा दिला सकती थी। वो खुद बीमार होती खुद ठीक हो जाती। इसने बोलना छोड़ दिया था। मैं सामने जाती तो खाली खाली नज़रों से मुझे देखती रहती। माँ कहना भूल गई थी। एक रोज़ कहने लगी, इंसान किस उम्र में मरता है, मैं अब ज़िंदगी से थक गई हूँ। मैं तो घबरा गई, वो जिंदा भी किस हाल में थी, मगर मरने का सुनकर मेरा दिन कट गया। मैंने राजदारी से एक यतीम खाने का पता किया और अपनी बेटी को चुपचाप इस यतीम खाने में दाखिल करवा दिया। निगरान से कहा, बेटी का खर्चा भेजती रहूंगी, जवान होने तक ख्याल रखो, फिर खुद को संभाल लेगी। कुछ दिन पहले मेरा दिल उदास हुआ तो बेटी का पता करने यतीम खाने पहुंची। वहाँ के निगरान ने कहा, तुम्हारी बेटी तो दूसरे रोज़ मर गई थी। बेटी को रोती घर चली गई, मगर अब देखा बेटी जिंदा थी। वो औरत अपना सीना पीटने लगी। मीडिया वाले अफसोस से इस औरत को की बेटी की हालत बताने लगे तो मुझ पर जो इंकशाफ हुआ मुझे असियत की गहरी खाई में धकेल गया। बच्ची की लाश दिखाई जा रही थी जो निहायत बुरे हाल में एक गंदे नाले से मिली थी। मीडिया वालों ने बताया कि बच्ची की 3-4 रोज़ पहले मुसलसल रेप किया जा रहा था और इसके मरने से पर इसे गंदे नाले में फेंककर मुजरिम फरार हो गया। इसकी माँ चीख चीख कर बेटी को पुकारती, इससे माफिया मांगने लगी, पछताने लगी। बच्ची का बाप खामोश खड़ा था। पैदाइश के बाद से इस बच्ची ने सिर्फ जिल्लत झेली थी। ऐसी बदनसीब थी जिसे ना घर वालों ने इज्जत दी, ना बाहर वालों ने सुकून से जीने दिया। वो 12 साल एक घुटन ज़दा स्टोर में कैद रही, फिर इसे यतीम खाने जा पहुँची जहाँ बच्चियों को फ़रोख्त किया जाता था। वहाँ वो मुझ जैसे जंगली इंसान के हाथ लगी और फिर मेरे दोस्तों की दरिंदगी झेल कर मर गई। उस बच्चे की माँ बाप से लेकर मेरे दोस्तों तक हर इंसान इसका गुनाहगार था और हर मोड़ पर सबने इसे अपने इंसानियत के दर्जे से गिरकर इसे अजियत दी थी। वो मर गई। दुनिया से अनजान वो मासूम लड़की शायद जन्नत में जा चुकी थी, मगर हम अपने गुनाहों की सज़ा झेलने के लिए बाकी रह गए। मैं इस रोज़ के बाद पागल हो गया। रातों को सोता हूँ तो चीखें सुनाई देती हैं। डरता हूँ क़यामत के रोज़ मेरा गिरेबान पकड़कर इस बच्ची ने सवाल किया तो कहाँ जाऊँगा। मेरी हालत किसी दीवाने जैसी हो चुकी है। तन्हाई हो या रश की जगह मुझे चीखने चिल्लाती बच्ची नज़र आती है और मैं भागकर पीछा छुड़वाता हूँ। अब ज़िंदगी इतनी बेरहम लगती है कि मौत की दुआ मांगता हूँ, मगर लगता है सुकून की खातिर मौत भी मुझसे रूठ गई है। दोस्तों, ऐसे सबक आमोज़ और इबरतनाक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।